नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज की खास पेशकश में। मैं हूं अमित सिंह। जंग इजराइल और ईरान के बीच है, खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। आसमानी आफत लोगों की जान ले रही है, लेकिन इस बीच ईरान से एक बड़ी खबर आई है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से अकेले 6,000 के करीब स्टूडेंट हैं। ज्यादातर मेडिकल और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए वहां पढ़ाई कर रहे थे। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स डरे हुए हैं। हालांकि सरकार ने इंडियंस को भारत लाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक गूगल फॉर्म और टेलीग्राम लिंक जारी किया है, जहां छात्रों को अपनी डिटेल देनी होगी। एम्बेसी ने सलाह दी है कि घबराएं नहीं, सावधानी बरतें और संपर्क बनाए रखें। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। भारतीय दूतावास लगातार तेहरान के हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। लेकिन यह रेस्क्यू ऑपरेशन कतई आसान नहीं है। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं, जिससे एयरलिफ्ट मुमकिन नहीं है। अगले 1 घंटे लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए ये समझने और जानने की कोशिश करें कि भारत सरकार कैसे 10,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए प्लान बना रही है। लेकिन उससे पहले मैप के जरिए समझिए ईरान में भारतीय कहां कहां फंसे हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी मैप आने वाला है। उस मैप में आपको मैं जगह की जो लोकेशन दे रहा हूं, वहां पर इंडियन फंसे हैं, जहां से उन्हें रेस्क्यू करना है। नारदूस बॉर्डर, तब्रीज, तेहरान, हमदान। अगला जो इलाका है वो इस्फहान है, करमान एक इलाका है। इन सभी इलाकों में 10,000 के करीब भारतीय फंसे हुए हैं और यहां से उन्हें रेस्क्यू किया जाना है। यह रेस्क्यू बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैप दिखाई पीसीआर। ये रेस्क्यू बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी वहां पर जो फ्लाइंग जोन है वो बंद कर दिए गए हैं, यानी जमीन के रास्ते तमाम इंडियंस का रेस्क्यू किया जाना है। क्योंकि इजराइल ईरान के बीच लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, रॉकेट्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को, इंडियंस को वहां से एयरलिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। अब जरा पॉइंटर के जरिए समझिए कि आखिर भारत सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान कैसे कर रही है। ईरान में सबसे ज्यादा कश्मीर के छात्र हैं, यह बहुत चिंता का विषय है। इसके अलावा 600 छात्रों को तेहरान से कौम में शिफ्ट किया गया है, जो बॉर्डर का इलाका है ईरान का। इसके अलावा 110 छात्र उर्मिया से अर्मेनिया के लिए रवाना किए गए हैं। सड़क के रास्ते उन्हें भेजा जाएगा और वहां से रेस्क्यू होगा। शिराज, इस्फहान से छात्रों को याज्द जो जगह है वहां शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा अर्मेनिया से लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर रहे हैं, लगातार कम्युनिकेशन चल रहा है। रेस्क्यू प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है उस पर बातचीत चल रही है। विदेश मंत्रालय लगातार यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से लगातार बात कर रहा है। स्टूडेंट का एयरलिफ्ट कराना मुश्किल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पर अभी भी हवाई उड़ान बहुत मुश्किल है। सड़क के रास्ते पड़ोसी मुल्क जो ईरान के हैं, जो भारत के दोस्त राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्र हैं, वहां पर उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है बुलाकर। और एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। उस पैनल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 10,000 भारतीयों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन भारत सरकार प्लान कर रही है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा। स्वागत कीजिए विंग कमांडर के शाकर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रोहित शर्मा जी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। रोहित सर बहुत बहुत स्वागत है। एस पठानिया, इज ए डिफेंस एक्सपर्ट। सर वेलकम टू द शो। और आर के भार्गव हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इन सब के जरिए, इस बड़े पैनल के जरिए विल ट्राई टू फिगर आउट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर कैसे होगा। सबसे पहला सवाल मैं करूंगा पठानिया सर से। सर, जो अभी हालत हाजरा ईरान का है, आप वाकिफ हैं उससे, और बिल्कुल वहां पर हालात खराब हैं। एयरलिफ्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। जो मुल्क देश हैं, जैसे हम बात करें ओमान की बात करें, मस्कट की बात करें, यूएई की बात करें, इराक की बात करें, तुर्कमेनिस्तान की बात करें, यही जो पड़ोसी मुल्क है सर, इनके जरिए रेस्क्यू हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है ईरान से निकलेंगे कैसे लोग। पठानिया सर। इस तरह बनी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि इजराइल जो है उसका डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक ईरान की कैपेसिटी थी वो मिसाइल लॉन्च करने की, उन्होंने काफी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी वो आस्ते आस्ते थोड़े स्लो डाउन हो रहे हैं। राइट सर। और दूसरी तरफ टोटल एयर डोमिनेशन के साथ ईरान, इजराइल के पास जो F-35 और F-16 एयरक्राफ्ट्स हैं, राइट सर, उन्होंने पूरे स्काई को डोमिनेट कर रखा है। राइट सर। ये एक एस्पेक्ट है
जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ बैटल विच इज गोइंग ऑन और वॉर की क्या sir. सिचुएशन है। राइट सर। ट्रंप अपनी जो विजिट थी G7 की उसको बीच में छोड़ के आ चुके हैं। G7 ने ये बड़ा क्लियर कर दिया है ईरान को कि वो अपनी जो सिचुएशन है उसको डीएस्केलेट करे, अपने परमाणु बम की जो उसकी आकांक्षाएं हैं या उसके जो ड्रीम्स हैं उनको कम करे और सिचुएशन को डीएस्केलेट करके दुनिया में जो तबाही जो फैल रही है उसको रोके। राइट सर। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब भी इस किस्म की सिचुएशन बनती है, देखिए हम आर्मी में हमें एक चीज सिखाई जाती थी कि हम लोग कंटीजेंसी प्लानिंग करते थे। राइट सर। और ये तो सबको बड़ी पहले से पता था कि कभी ना कभी तो ये सिचुएशन आएगी कि इजराइल और ईरान के अंदर वॉर होगा। अभी वो कितने दिन टिकता है, कितना प्रोलॉन्ग्ड वॉर होगा, तो ये सारी जो कार्रवाइयां थी, जैसे अभी मान लीजिए हमारे 10,000 के करीब लोग जो है वो हैं ईरान के अंदर और तकरीबन 25,000 जो है वो इजराइल के अंदर है। तो इनका इवैक्यूएशन प्लान जो है एज ए कंटीजेंसी शुड हैव बीन वर्कड आउट। एम्बेसी को सारी इंस्ट्रक्शन बहुत पहले चली जानी चाहिए थी कि भाई ये सिचुएशन बन रही है और अगर हमने इनको इवैक्यूएट करना है तो उसके पास हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं या नहीं है, और अगर वो रिसोर्सेज नहीं है तो उनको ऑगुमेंट किया जाए। राइट सर। और कुछ रूट्स प्लान किए जाएं जिनके थ्रू, क्योंकि एयर स्पेस बंद है वहां तो हमें वो कोई जाने नहीं देंगे, लेकिन जो जैसे भी आर्मेनिया में लोगों को भेज रहे हैं तो 2-3 ऐसे पिकअप पॉइंट जो है वो पहले ही डिसाइड होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। और जब सिचुएशन बिल्कुल खराब हो जाती है तो उस समय हमारी जो कार्रवाई है शुरू होती है। ये भी अभी मैंने सुना है कि सम स्टूडेंट्स जो बेसिकली वहां पे पढ़ रहे हैं मेडिकल के अंदर ज्यादातर लोग, राइट सर, उनको सेफर लोकेशन में लाया जा रहा है। लेकिन व्हाट इज द सेफर लोकेशन? बिकॉज इजराइल इज ए बैटल हार्डन्ड कंट्री, उनके पास बम शेल्टर बने हुए हैं। There is no place ईरान के safe, पास sir. वो है नहीं है, Right. एयर डिफेंस इनका खत्म हो चुका है। Right, sir. और वो अभी इजराइल जो है इनको हर तरीके से हर शहर में इनको मारेगा। तो उस समय हमारे जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, ये सोचने वाली बात है। एंड लेट्स होप कि अभी जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, वी पुट अवर रिसोर्सेज, माइंड, बॉडी एंड एवरीथिंग टुगेदर, take the help of the friendly nation and we evacuate Point taken, them sir. as early as possible. पटेल सर, पॉइंट टेकन। लेकिन हमें याद है कि यूक्रेन और रशिया जंग में सर डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और रोहित शर्मा मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। रोहित सर, यहाँ पर डिप्लोमेसी एक बहुत अहम भूमिका निभाएगी। जैसा कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रशिया के लिए जिस तरह से शांति विराम कराया, बहुत सारे हजारों की तादाद में इंडियंस रेस्क्यू किए गए, उनको वहां से एयरलिफ्ट किया गया। यहां पर डिप्लोमेसी कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या भारत की बात ईरान मानेगा? क्योंकि ईरान में अब करो या मरो की स्थिति है सर, जो हम देख रहे हैं कि दे आर नो अप टू फुल थ्रॉटल, दे वांट कि या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे। यह डिप्लोमेसी पार्ट कितनी इंपॉर्टेंट है सर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे खामनेई से? प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। इसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खुद भी इसमें लगे हैं कि कैसे स्टूडेंट्स या तो सेफ पहुंच जाएं कहीं पे या बाहर निकल जाएं। राइट सर। इन द सेंस के ऊपर जो तुर्कमेनिस्तान वगैरह एरिया है वहां पे भी ले जा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। राइट सर। जो लेटेस्ट खबरें हैं उस हिसाब से यूएस की जो एयरफोर्स की हाई फ्रीक्वेंसी ग्लोबल कम्युनिकेशंस हैं, उससे जो पता लगा है पिछले 48 घंटे में इंटेंस कम्युनिकेशन रहा है, अनयूजुअल मूवमेंट्स हमने डिटेक्ट किए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कार्ल इस समय ईरान के पास खड़ा है, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज जो कि साउथ चाइना सी में था, अभी कल वो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में था, अब वो ईरान की ओर 1000 किलोमीटर आगे मूव कर चुका है। वो ईरान पहुंच जाएगा अगले 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में। राइट सर। साथ में पिछले 48 घंटे में 2 दर्जन एयरक्राफ्ट एरियल रिफ्यूलर्स इस एरिया में मूव किए हैं। राइट सर। साथ में यूएस नेवी के कई डिस्ट्रॉयर्स, 2 डिस्ट्रॉयर्स स्पेसिफिकली जो पहले से थे, उनके पास यूएस एयर डिफेंस सिस्टम भी है, वो और क्लोजर मूव कर गए हैं। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर्स अकेले नहीं है, दोनों कार्ल के साथ 5 शिप हैं और यूएसएस निमित्ज के साथ 5 शिप, डिस्ट्रॉयर्स भी जा रहे हैं सर। राइट।
है ना। तो ये सोचिए कि कितना इंटेंस है गेम कि अगले 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में हम देख सकते हैं कि यूएस की पूरी डिप्लॉयमेंट वहां पे होगी। 80 एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद हैं उस एरिया में। राइट सर। तो ये एक डू और डाई सिचुएशन है, हजारों स्टूडेंट्स हैं, निकालना थोड़ा टफ हो पाएगा, लेकिन अगर फुल फोर्स इवैक्यूएशन हुई कर सकते हैं। अमेरिका को इस समय इंडिया की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज इस समय अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका में बातचीत क्या कर रहे हैं, वो बातचीत यही कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपने एयरबेसिस देगा कि नहीं। अगर पाकिस्तान ने अपने एयरबेसिस दे दिए तो ईरान 3 तरफ से घिर जाएगा। 3 तरफ से घिर जाएगा, मतलब एक साइड इजराइल से घिरा, ईरान उनका सपोर्ट में, जॉर्डन सपोर्ट में, यूएई सपोर्ट में, कतर सपोर्ट में, नीचे कार्ल विल्सन, नीचे निमित्ज, और ईस्ट की ओर पाकिस्तान। तो बहुत गंदा इम्पैक्ट होने वाला है इसका। तो अब अगले मतलब एक हफ्ते का टाइम है मोस्ट प्रोबेबली, बातचीत चल रही है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं भार्गव सर आपके पास आऊँगा, उससे पहले मैं डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं हमारे विंग कमांडर के शाह के पास जाऊँगा। सर, एक बहुत मुश्किल तब हो जाता है क्योंकि हम C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एक हैवी लिफ्टर का यूज़ करेंगे रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन मुश्किल इस बात की है सर कि अगर आप मैप में देखें तो हमारे जो मित्र राष्ट्रों की बात करें, जैसा कि रोहित सर बता रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान हमारे पास है, यूएई हमारे पास है, इसके अलावा इराक हमारे पास है। ये 2-3 मुल्क ऐसे हैं क्योंकि उसके लिए भी गल्फ ऑफ मस्कट को क्रॉस करके हमें यूएई के पास आना पड़ेगा। आपको लगता है अगर एयरलिफ्ट करने की सिचुएशन हुई तो किस तरह के विमान का इस्तेमाल भारत सरकार करने वाली है? बीइंग एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है सर? देखिए, भारत सरकार ने समय समय पे जब भी ऐसी चीज आई है, चाहे वो कुवैत की हो, चाहे यूक्रेन की हो, जो भी एयरक्राफ्ट पॉसिबल होते हैं जो उस एरिया में ऑपरेट कर सकते हैं उसका रेंज के हिसाब से, एंड आई एम श्योर ग्लोब मास्टर विल बी डिप्लॉयड और उसके लिए एन रूट पॉसिबिलिटी पूरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिप्लोमेसी मस्ट हैव एक्टेड ऑलरेडी एंड फाउंड आउट द सॉल्यूशन। इनफ टाइम इज देयर, वाज देयर। अब टाइम इतना ज्यादा नहीं है, क्यों कि सिचुएशन हैज बिकम वर्स। अब हमें अभी तो करीब 150 अर्मेनिया भेजे गए हैं, अभी तो 10,000 लोग बाकी हैं। अभी कितने लोग को कैसे भेजते हैं, और ओनली अर्मेनिया इज द प्लेस प्रोबेबली द क्लोजेस्ट वेयर फ्रॉम वी कैन लिव देम। दूसरे कंट्री में कहीं और भेज नहीं सकते वहां से, ईरान से। अर्मेनिया ही भेज सकते हैं, विच इज क्लोजेस्ट। वहीं से इनको एयरलिफ्ट करके लाना पड़ेगा और वहीं से एयरलिफ्ट होंगे एंड ग्लोब मास्टर ऑपरेट होंगे। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। हाँ, मतलब जो मैं कह रहा था सर, आप भी इससे रजामंद है कि ग्लोब मास्टर C-17 लेवल का विमान ही जाएगा। R.K. भार्गव मेरे साथ हैं। सर, 2 चीज़ें मैं आपसे समझना चाहता हूँ। पहला तो ये कि ये एयरलिफ्टिंग इतनी आसान नहीं है और डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट प्ले करने वाली, जैसे कि रोहित सर कह रहे थे। दूसरा सर ये कि अभी जो फोकस इजराइल का है कि किसी भी कीमत पर जो एटॉमिक इंस्टॉलेशन है उसको तबाह किया जाए। एक MOP ग्रेड का सर एक ड्रॉप बॉम्ब है जो B-2 बम्बार्डियर यूज़ करता है, जो अमेरिका के पास फाइटर जेट है, जो बहुत रेयरली यूज़ करता है इंडिया, और हिंद महासागर में उसने 2 तैनात भी कर रखे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे पास इतना टाइम बाई करने की डिप्लोमेटिक ताकत है कि हम 2 दिन 3 दिन उनसे मांग सके, क्योंकि इजराइल किसी की सुनने वाला नहीं है। भार्गव सर, देखिए, डिप्लोमेसी की अपनी एक लिमिट होती है। राइट सर। अगर हम यूक्रेन और रशिया के टाइम में देखें तो उस समय जब तक हमने अपनी डिप्लोमेसी को काम में लेकर के आए, तब तक यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई थी इतनी इंटेंस नहीं हुई थी। राइट सर। दूसरी चीज, यूक्रेन के टाइम में हमारे पास 2 फ्रंट बिल्कुल ओपन थे, जहां पर कि जो भी स्टूडेंट थे हमारे, या तक कि पाकिस्तान के भी, वो पोलैंड के थ्रू होकर के निकल करके आ सकते थे। राइट सर। लेकिन ईरान के अंदर एक ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है। एक ऊपर आर्मेनिया की साइड में जा सकता है, एक और रास्ता है जो लैंड रूट है, दूसरा रूट है साउथ में आकर के, तो जितने भी इनके एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ तक कि चाबहार तक भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, उससे पहले जो मैं बता रहा था आपको डिप्लोमेसी वाली बात, इस समय ईरान और इजराइल, इनके बीच की जो लड़ाई है इतनी इंटेंस है कि वहां पर डिप्लोमेसी, हम अगर वहां पर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो शायद उसमें हमें टाइम नहीं मिलेगा। देखिए, इजराइल ने
जितना भी अभी गेन कर लिया है या जो भी उसका मोमेंटम चल रहा है वो उसको हाथ से नहीं जाने देगा कि ठीक है मैं एक दिन के लिए लड़ाई रोक देता हूं ताकि हिंदुस्तान जो हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है उसके स्टूडेंट या उसके जो भी वहां पर सिटीजन्स है वो वहां से निकल जाए। ईरान की पोजीशन ये है कि वो भी नहीं ये सोच सकता कि वो अपने हमले बंद कर दे, क्योंकि उसे पता है कि जहां भी उसने ब्रीजर दिया इजराइल को उसके बाद दोबारा से उसके पास कोई चांस नहीं होगा। There is no comeback chance. There is no comeback chance. बचाव में शामिल हो। Right sir, right sir. तो ये चीज है डिप्लोमेसी की। डिप्लोमेसी जब लड़ाई शुरू हो रही थी तब ठीक है। दूसरे आप सवाल एक कहा था कि हमारे जो एम्बेसीज हैं वहां पे उन्होंने क्या किया। देखिए ये चीज जहां तक एम्बेसी का सवाल है, हालांकि मेरे पास उसके पक्के सबूत नहीं है, बट आई एम श्योर, मैं जानता हूं गवर्नमेंट में किस तरह काम होता है या इस तरह के सिचुएशन में किस तरह काम होता है। हमारी एम्बेसी को बहुत पहले इस सिचुएशन के बारे में वार्न कर दिया गया था और उन्होंने जितने भी वहां पर हमारे इंडियन नेशनल थे, स्टूडेंट थे, जो भी थे, वर्कर थे, काम करने वाले थे, उनको वहां पर उन्होंने एडवाइजरी जरूर इशू की होगी कि भाई ये हो सकता है और उसके लिए आप मेंटली तैयार हैं। वहां पर जो हमारे स्टूडेंट हैं, सिटीजन हैं, वो खुद भी इस सिचुएशन को हमसे ज्यादा देख रहे हैं। हमें लेकिन सर 10,000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, एडवाइजरी किसी काम नहीं आई या तो वक्त नहीं मिल पाया वहां से निकलने का लोगों को। नहीं देखिए वक्त की बात नहीं है। आदमी ये सोचता है यार ठीक है चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। यूक्रेन में बहुत से ऐसे थे जो मुझे बाद में ही पता लगा या जब मैंने उनको स्टडी किया पता लगा, बहुत से बैठे रहे कि यार कहाँ जाएंगे हम, अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे हवाई जहाज के। ठीक है हिंदुस्तान की सरकार निकाल। ऑडियो ग्लिच है, भार्गव सर के साथ मैं दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा। पठानिया साहब, जैसा कि रोहित सर भी कह रहे हैं, आर के भार्गव भी कह रहे हैं कि देयर इज नो टाइम बाय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो इंटेंसिटी है दोनों मुल्कों के बीच जंग की, क्योंकि अगर इजराइल रुकता है तो इजराइल का नुकसान है, जंग अगर ईरान रोकता है तो इजराइल उस पर बहुत ज़्यादा हैवी चढ़ाई कर देगा। ऐसे में बीच का रास्ता आपको क्या दिख रहा है? मतलब कि रॉकेट गिरते रहे और रेस्क्यू चलता रहे, अभी तो यही तस्वीर समझ में आ रही है मुझे। पठानिया साहब, सबसे पहले जो हमारी एम्बेसी वाले वहां पे जो काम कर रहे हैं, दे आर मूविंग पीपल टू द सेफर एरियाज। नाउ हाउ मच सेफ दे आर आई डोंट नो। उसके बाद हमारा जो इवैक्यूएशन प्लान है, वी मस्ट डिसाइड अबाउट कपल ऑफ पॉइंट्स कि लैंड रूट के जरिए हम उनको किसी ऐसी जगह पे पहुंचा सकें और इसमें अपने मित्र देशों की मदद दे सके। आर्मेनिया वहां पे हम उनको पिक कर सकते हैं वहां से। और ये जैसे जैसे ये लड़ाई बढ़ती जाएगी, देखिए इस समय दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन में हम ये मान के चलें कि अगले आने वाले 3, 4 या 5 दिन में सिचुएशन विल बी वेरी क्लियर एंड ईरान विल गिव अप। अगर वो नहीं होता है उस समय क्या होगा कि देन इट विल टर्न इनटू ईदर ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर, और अगर यूएस से एंट्री करता है, मान लीजिए यूएसए की जो बेसेस है वहां पे, वो किसी तरीके से कोई उसको अटैक कर देता है, ईरान नहीं करता है, एनी अदर रोग नेशन और आईएसआई ऐसे जो रोग ग्रुप्स हैं वो अमेरिका की जो बेसेस के ऊपर अटैक कर देते हैं कि ये ईरान ने किया है, तो उस समय जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा प्रिकेरियस हो जाएगी। राइट सर। और ट्रंप के बयान को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर वो लोगों को वहां वार्न कर रहा है कि आप तेहरान छोड़ के निकल जाइए, तो वी हैव टू डू द इवैक्यूएशन ऑफ आवर स्टूडेंट एट वॉर फुटिंग। राइट। और उसके लिए जो भी रिसोर्सेज वो मस्टर कर सकते हैं, जितने भी फ्रेंड्स या डिप्लोमेसी बोल दीजिए आप, या जो भी है, डिप्लोमेसी इज रॉन्ग वर्ड, बट जितने भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है और फ्रेंडली इंडिविजुअल्स हैं, उनकी मदद के साथ, ईरान की मदद के साथ, इस समय हमारी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, दैट शुड बी द इवैक्यूएशन ऑफ आवर सिटीजन फ्रॉम देयर। वो आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं, दैट इज देयर कॉल, बट फ्रॉम आवर साइड दैट वॉर फुटिंग पे इवैक्यूएशन प्लान मस्ट बी पुट इनटू वर्क, राइट सर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। राइट सर, फेयर इनफ। रोहित सर, अब जैसा कि आपने भी कहा कि टाइम बिल्कुल कम है और डिप्लोमेसी की बात हो रही है, तो पठानिया सर कह रहे हैं देयर इज
दे वुड बी रॉन्ग वर्ड इफ़ यू यूज़ डिप्लोमेसी, क्योंकि फ्रेंडली नेशंस की मदद लेनी पड़ेगी, फ्रेंडली नेबर्स की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन जो सिचुएशन जो मैं देख रहा हूँ, तस्वीर जो मुझे अभी जहन में आ रही है कि रॉकेट्स गिर रहे हैं, लड़ाई चल रही है, उस बीच में भागम भाग मची हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस रूट पर इंडियंस को रेस्क्यू करने के लिए पिक और ड्रॉप की सुविधा दी जा रही है, वहाँ पर पिछले 24 घंटे में तो कम से कम 2000 रॉकेट्स दागे हैं इजराइल ने। इसराइल हमारा फ्रेंडली कंट्री है और ईरान भी हमको एडवर्सरी नहीं देखता है, हालांकि हमारे ईरान से डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम दोनों को रिक्वेस्ट करें तो वो रोक सकते हैं वॉर को थोड़े टाइम, लेकिन इतने इंटेंस सिचुएशन में क्या दोनों के दोनों अलाउ करेंगे इस वॉर को रोकना? क्योंकि दोनों को डर होगा कि दोनों के दोनों अपने एमिनेशन का वो बढ़ाएंगे, अपना स्टॉक पाइल बढ़ाएंगे, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज है कि ये यूक्रेन वाली सिचुएशन नहीं, ये यूक्रेन में तो आपको रशिया ने अटैक करना था और यूक्रेन ने पिटना, सिंपल। तो रशिया रोक सकता। यहाँ सिचुएशन ये है कि दोनों में से क्लियर विनर कोई नहीं दिख रहा है। एक 2 मिसाइल मारता है, दूसरा भी 2 ही मार रहा है। तो ऐसे में हमारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? वी हैव टू कीप अ ट्रैक। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम सारे स्टूडेंट्स को लेके किसी एक ऐसे शहर पहुंच जाए जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं है, जहां पे कोई मिसाइल नहीं गिरना है, हम उसको बोल दें कि भाई इजराइल को बोलते हैं कि तुम वैसे भी नागरिक ठिकानों पे नहीं मार रहे हो, तो आपने इस शहर को छोड़ देना। मे बी उसके कुछ रिपरकशंस होंगे कि ईरान वहां पर अपने मिसाइल्स मूव इन करने की कोशिश करेगा, वहां से अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन नेबरिंग कंट्रीज में जा सकते हैं। अगर आप ग्लोब मास्टर यूज करने की कोशिश करोगे तो कितना टाइम लगेगा? क्योंकि एक ग्लोब मास्टर 100-150 ला पाएगा, आपको 2000-3000 के आसपास लाने हैं। कितने लाने, आई डोंट नो। 10,000 लोग हैं सर, 10 हेड काउंट इज 10,000। ओ 10,000 थोड़ी एग्जैजरेटेड फिगर लग रही है, बट स्टिल क्योंकि वहां पहुंचने के लिए आपको जो स्टूडेंट्स होंगे जो भी है, बट अगर 10,000 है तो यू सी के 100 सॉर्टीज से कम नहीं लगेंगी। और ऐसा हो पाएगा? मुझे तो लग रहा है 100 सॉर्टीज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है सर वॉर जोन के अंदर। आई एम बाइंग योर पॉइंट विंग कमांडर के शाह, क्योंकि ग्लोब मास्टर की सॉर्टीज में मैं बैठा हूँ। इट टेक्स लॉट ऑफ फ्यूल, लॉट ऑफ एफिशिएंसी और एक बहुत लंबा रनवे और ट्रैक चाहिए होता है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। वॉर जोन में इतना मुफीद सिचुएशन तो नहीं मिलने वाली है। जैसा कि रोहित सर बता रहे हैं कि वी कैन टॉक टू यूएई, वी कैन टॉक टू तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, इसके अलावा हम इराक से भी बात कर सकते हैं इन अ गुड फेवर, इन अ गुड पिक्चर फेवर। लेकिन ये अगर देखा जाए तो एक सॉर्टी में मैक्सिमम 100 से 150 लोग हम पिक कर सकते हैं। 10,000 लोग हैं, कैसे ये सॉर्टीज होंगी और कैसे ये पिकअप प्लान सरकार कर रही है, ज़रा समझाइए। इज इट पॉसिबल फॉर यू इन अ रियल पिक्चर? Second, the views of Rohit Sharma साहब. Israel and Iran, both countries, we are not enemy to both the countries. Right, sir. But in this situation, दोनों countries, आप शर्मा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमको टाइम नहीं देंगे कि आप अपने स्टूडेंट्स या नेशनल्स को निकालिए और जब तक हम वॉर को स्टॉप करते हैं, देयर इज नो चांस. राइट सर. सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे को ये लगता है ऐसा, जैसे मैं कर्नल पठानिया साहब विल बियर मी आउट इन डिफेंस सर्विसेज वी हैव गॉट वॉर प्लान्स. हम पीस लोकेशन होते हैं, जैसे ही सिचुएशन वॉर की या ऐसी लगने होती है तो वी एंटर इनटू वॉर प्लान्स. वी हैव गॉट वॉर प्लान्स. कौन सी बटालियन कहाँ जाएगी, कौन सी यूनिट क्या मूव करेगी, क्या होगी, एसओपी होती है. सिमिलरली आई एम श्योर हर कंट्रीज में ये एसओपी प्रोवाइड की होगी गवर्नमेंट ने कि अगर ऐसी चीज आती है तो अपने जो नेशन से उनको आपको क्या करना है. तो ये कहना कि साहब किसी कंट्री के पास कोई पता ही नहीं था कि ईरान में वॉर हो रही है तो अब लोगों को क्या करना है, आई डोंट एग्री बिकॉज आई एम पॉजिटिव देयर मस्ट बी सम ऑलरेडी एसओपीज विद आवर डिपार्टमेंट देयर टू वर्क आउट आवर एम्बेसीज. दे मस्ट हैव कि ऐसी चीज में क्या करना है, तो उन्होंने सम एक्शन दे मस्ट हैव टेकन. बट अभी जो सिचुएशन फ्लाइंग की जो आप बता रहे हैं, अभी पोजीशन ऐसी होगी कि आप लैंड पे ही इनको अपने नेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, एनआरआईज को, जो भी है वहाँ सबको आइदर आर्मेनिया और मेनी अदर नेबर कंट्रीज में लैंड पे ही इनको सेफ रखेंगे. विंग कमांडर के शाह, आई एम अफ्रेड
बिकॉज वी हैव नॉट बीन अपडेटेड फॉर एनी सच प्रैक्टिस फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। भार्गव सर से एक समझना चाह रहा हूँ, आर के भार्गव, क्या ये सिचुएशन ऐसी बन गई है कि इंडियन आर्मी या इंडिया जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो जाए ज़मीन पर, वो रेस्क्यू करके निकाल के लाएं? क्या ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं? इज देयर एनी सिनेरियो विच यू कैन इमेजिन लाइक दिस? I think it will no country जो इंडिया के पॉलिसीज को फॉलो करता है वो इस तरह करने की कोशिश करेगा। लेकिन देखिए एक बात दूसरी है सोचने की, राइट सर, कि अगर वहां पर जब युद्ध हो रहा है तो वहां खाली इंडियंस ही नहीं है, ईरान के भी लोग हैं जो कि सेफ जगहों पर जा रहे हैं, आस पास के दूसरे देशों में एज ए रिफ्यूजी होकर के जा रहे हैं। ठीक है, ये मानता हूं आप ग्लोब मास्टर लगाओ, कितनी सॉर्टी लगा करके सबको निकालेगा, और अगर वो तेहरान की जमीन से ही निकाल के लेके आना चाहेगा तो बहुत मुश्किल होगा। यूक्रेन वार में आप देखिए, रशिया यूक्रेन में वहां से ज्यादातर लोग पोलैंड आ गए और पोलैंड से उनको रेस्क्यू करके लेकर के आ गए ट्रेन के जरिए और तमाम व्हीकल से, राइट सर, यूक्रेन के अंदर जाते और वहां से उठा के लेके आते। यहाँ भी आपके ईरान के साथ में बहुत से लोग हैं, मैं आई एम श्योर कि बहुत से ईरानियन अफगानिस्तान में भी जा रहे होंगे, इराक में भी जा रहे होंगे, अजरबैजान में भी जा रहे होंगे, यहाँ तक कि तुर्की में भी जा रहे होंगे। वो जा करके वहां शेल्टर देंगे। हमारे भी जो आदमी हैं वो वहां पर जा सकते हैं, बाद में उनका रेस्क्यू किया जा सकता है टाइम मिलने पर। दूसरी चीज ऐसा है कि जो लड़ाई हो रही है इजराइल के ईरान की, उसमें ऐसा नहीं है कि ईरान ने हर किलोमीटर के ऊपर वो शेलिंग कर रहा है, हर किलोमीटर के ऊपर वो अपने बम गिरा रहा है या मिसाइल गिरा रहा है। भाई उसके कुछ स्पेसिफिक टारगेट हैं, उसके आसपास जो भी है वो खतरे में है। लेकिन बहुत से एरिया वो हैं जिनकी की कोई मिलिट्री वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई हाई इंपॉर्टेंस नहीं है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां के लोग वहीं पे रह रहे हैं। ये तो यूक्रेन तक में भी देख लिया कि बहुत सी जगह ऐसी थी जहां पर रशिया ने कोई हमला नहीं किया, कोई पूरा इतनी लड़ाई में कहीं एक बम नहीं फटा वहां पर। सेम विल बी इन ईरान। ऐसा नहीं है कि जो ईरान का साउथ का जो डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है आर के भार्गव, देयर इज अ ग्लिच इन नेटवर्क आई गेस, पीसीआर इसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं रोहित सर आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास। आर के भार्गव प्लीज कंटिन्यू इफ यू कैन हियर मी सर। हाँ, तो वो वहां जाकर के जब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है वहां जाकर के रह सकते हैं। भाई देखिए, आप कहीं बाढ़ आ जाती है, भूचाल आ जाता है, कुछ और भी नेचुरल कैलामिटी होती है, वहां भी आदमी सेफ जगह जाकर के रहता है। तो हम यहाँ बैठ करके अगर ये सोचें कि शायद इजराइल के जो अटैक हो रहे हैं वो हर कोने में हो रहे हैं, हर गांव में हो रहे हैं, हर शहर में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप न्यूज में देखें या जो भी इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे देखिए, बड़ा स्पेसिफिक आया है कि इजराइल ने किन लोकेशंस को टारगेट किया है, उसका एम क्या है। उस एम में बड़ा क्लियर है कि उसने उनकी एटॉमिक जो भी फैसिलिटी है उसको बर्बाद करना है, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को खत्म करना है। इसके अलावा जितना है वो सेफ है। वैसे भी देखिए, जेनेवा कन्वेंशन, हालांकि जब लड़ाई होती है तो जेनेवा कन्वेंशन की किताब को उठा करके एक कोने में डाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी जेनेवा कन्वेंशन सीधी बात ये कहता है कि इस टारगेट को कहीं भी टारगेट नहीं करेंगे, सिविल इंस्टॉलेशन को या सिविल पॉपुलेशन को। मिलिट्री टारगेट्स है, उसको इजराइल भी करेगा, ये भी करेंगे। थोड़ा बहुत गलती होती है, थोड़ा बदमाशी भी होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा ईरान अनसेफ हो गया है, ऐसा नहीं मैं मानता। ठीक है, आपको लगता है कि बहुत सारे जो सिविल इलाके हैं वहाँ पर बमबारी नहीं हो रही होगी, लेकिन भार्गव सर जो विजुअल्स आ रहे हैं, द सिचुएशन विच इज़ ऑन द ग्राउंड वी कैन सी वाया थ्रू विजुअल्स, वो तो बहुत हालत ख़राब है। सिविलियन इलाकों में भी बहुत सारे रॉकेट्स गिरे हैं। आर के भार्गव सर, मैं रोहित शर्मा के पास जा रहा हूँ, इज़ अ फॉरेन एक्सपर्ट। रोहित सर, एक तो जैसा कि एक फैक्टर भार्गव सर बता रहे हैं कि पूरे इलाके, जो ज़्यादातर इलाके हैं जो सिविलियंस के हैं या जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर अटैक्स नहीं हुए। लेकिन वॉर के वक्त जब इजराइल अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, 200-250 फाइटर जेट वहाँ पर लगातार बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, अमेरिका के फाइटर जेट वहाँ पर तैयार हैं कि अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ती है तो दे ऑल्सो फॉलो द इजराइल सिचुएशन। लेकिन अभी जो हालात वहाँ पर हैं, अभी तो ये कहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं कि कुछ जगह सेफ़ है या कोई जगह सेफ़ नहीं है, क्योंकि वॉर में देयर इज़ नो प्लेस सेफ। नहीं, वॉर में देयर इज नो प्लेस है, मानते हैं, ठीक है, लेकिन
कोई कंट्री, इतने सारे आपके साथ ऑफिसर्स बैठे हैं आर्मी के, कोई भी आर्मी के ऑफिसर्स या कोई भी आर्मी ऐसी जगह अपना एमिनिशन बर्बाद नहीं करना चाहेगी जहां पे दुश्मन की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बर्बाद न करे। सिविलियंस में मार के क्या फायदा है? सिविलियंस को 50 तो आप 10,000 मार लो, कोई स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सामने के मिलिट्री इंस्टॉलेशन खत्म होंगे, उसके बाद कहीं और मारने की बात बनती है। राइट सर। तो कोई गांव है, शहर है, सपोजिंग एक शहर है दिल्ली के पड़ोस में नीमराणा। अब नीमराणा में क्या है, उसको उधर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं किया, कौन मारेगा उधर? तो ये सारी चीजें, नीमराणा छोड़िए आप, और आगे बात किए कुरुक्षेत्र, कोई मिलिट्री छावनी नहीं, कुछ नहीं, कौन मारेगा वहां पे? एक छोटा सा ब्रह्म सरोवर और वहां पे गीता का ज्ञान और ये वो, who will strike it? Right. The fact is कि ऐसे इलाकों पे सिविलियंस जब पहुंचते हैं तो आर्मी उसका यूज करने की कोशिश करती है। आर्मी देखती है कि यहाँ स्ट्राइक नहीं हो रही तो यहां से मिसाइल मार, तो वो बाद में 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद वो डेंजरस हो जाती है जगह। इसलिए बोलते हैं कि कहीं पे भी अटैक हो रहा है। वरना नॉर्मली जो भी आर्मी वॉर करती है उसके पास एक इंटेलिजेंस बैकअप होता है कि यहाँ इंस्टॉलेशन से और यही मारना है। इंडिया ने कौन सी सिविलियन जगह पे मारा था ऑपरेशन सिंदूर में? सारे एक पाकिस्तान ने भी इस बात को माना कि कोई सिविलियन जगह पे अटैक नहीं हुआ, क्योंकि इंडियन आर्मी ऐसी प्रोफेशनल, एयरफोर्स भी इतनी प्रोफेशनल है कि उन्हें पता है यहां से मिसाइल वहां लग रहा है, इतनी देर में लग जाएगा, मैं अपना काम करके निकलूं। लेकिन रोहित सर देयर इज अ फ्रेज, देयर इज एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर। और जो सिचुएशन में पाकिस्तान हमारे सिविल इलाकों में खूब मारा, आपको पता है, जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका, पठानकोट, चंडीगढ़, लुधियाना, इन सब इलाकों में खूब मिसाइलें पाकिस्तानी गिरी थी। तो अब ईरान और इजराइल की जंग में पाकिस्तान कौन है? इजराइल पाकिस्तान है, ईरान पाकिस्तान है? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, खामनेई तो बस आंख बंद करके कह रहे हैं कि ढूंढ दो सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल भी क्या कह रहा है? ढूंढ दो सबको। वो तो ये कह रहे हैं कि खामनेई को जब तक नहीं मारेंगे तब तक जंग रुकेगी नहीं, खामनेई के मरने के बाद ये जंग खत्म होगी। यानी खामनेई तो सिविल इलाकों में भी छिपा हो सकता है, वो हॉस्पिटल में हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, वो कॉलेज में हो सकता है, वो गिरजाघर में हो सकता है, मस्जिद में हो सकता है, वो तो कहीं भी छिपा हो सकता है ना सर। देखो एक चीज, ये डिस्कशन में और आप कर रहे हैं ना जी, इजराइल को पता है जी, इजराइल पे आप शक ना करें। नहीं, मैंने बस पूछा कि इस लड़ाई में पाकिस्तान कौन है। मैं आपको बता दूं, देखो पाकिस्तान की कहानी जो आप बोल रहे हैं, पाकिस्तान तो बहुत ही डेंजरस कंट्री है। एक आर्मी है जो कि डायपर बेचती है, जो कि मसाले बेचती है, जो कि डॉग फूड बेचती है। उसको लाए ही इसीलिए थे कि आप डीएचए के मकान बेचोगे। आप डीएचए के मकान की जगह आपने उसे बोल दिया तुझे लड़ना है, तो वो तो ऐसे ही सिविलियन जगह पे मारेगा ना। सर जूते चप्पल भी बेच रहे हैं, सर जूते चप्पल भी बेच रहे हैं। हाँ, जूते चप्पल बेच रहे हैं ना। अब वो या तो आप सोचोगे बाटा एक कंपनी है जो कि जूते बनाती है, उसके सेल्समैन को आप आर्मी में लग लोगे तो वो ऐसे ही मारेगा ना। तो वही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की आर्मी को आप ऐसे मत लो, ना उन्हें लड़ने की प्रैक्टिस है, ना वो लड़ना चाहते हैं। वो डीएचए के मकान बेचना चाहते हैं। जब भी आप डाल दोगे लड़ाई में, वो पीछे ही भागेंगे, आगे सैनिक कहीं पे भी मारते कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बात इजराइल की, इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी सॉलिड है। जब आपने देखा कि जब पेजर ब्लास्ट हुए थे, एक जगह पहले से इजराइल खड़ा था, जहां जहां वो ऑर्डर गया, ठीक है। मोसाद इतनी तगड़ी इंटेलिजेंस है कि वो पहले बता रहे। आपको पता है इस वॉर में, ईरान इजराइल वॉर में पहली वेव ऑफ अटैक जो है वो ईरान के अंदर से की है इजराइल ने, और वो ईरान को पता ही नहीं था। कितने साल से वो जगह बना रखी थी इजराइल ने। तो इजराइल को पता है खामेनी कहां होगा। खामेनी की एक मूवमेंट मोसाद को पता लग रही है, और अमेरिका ने बोला था खामेनी को नहीं मारना, और इजराइल ने, नेतन्याहू ने बोला कि हमारे ऊपर ये गुंडागर्दी मत चलाओ। नो, आप बोलोगे कि इजराइल अमेरिका को कैसे पूछ सकता है? बस इसको आप गूगल कर लेना। बिल क्लिंटन 1996 में नेतन्याहू से मिले अपने ऑफिस में। क्या बातचीत हुई किसी को नहीं पता। जब नेतन्याहू ऑफिस से बाहर निकले, कार में बैठे और चले गए, तब बिल क्लिंटन अपने ऑफिस में चीखे। जब चला गया नेतन्याहू, तब चीखे कि ये अपने आप को समझता क्या है कि सुपर पावर ये है या मैं हूं। इतना हाई हैंडेड बात करता है, इशारे पे अमेरिका को चलाता है वो। उसे पता है
कि अगर मेरे जो जितने भी जियो लॉबी है सबने अपनी फंडिंग रोक ली तो अगला इलेक्शन इसकी पार्टी नहीं जीत पाएगी। राइट सर। और हर प्रेसिडेंट को वही चलना पड़ता है। लेकिन जब तक खमेनी है तभी तक हमला हो सकता है और ये लोग ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के इराक वाली हालत कर देंगे ताकि अमेरिका को रिकंस्ट्रक्शन का मौका मिले और अमेरिकन इकोनॉमी को बूस्ट मिले। यानी खामनेई को बचाया जा रहा है। पठानिया सर, आई नीड योर व्यू ऑल्सो, क्योंकि ये जो डिप्लोमेटिक एंगल बताया रोहित सर ने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप अपने शिकार को पाल रहे हैं, आप शिकार को पाल रहे हैं, शिकार को टहलने दे रहे हैं, शिकार आपका घूम रहा है, आप वेट कर रहे हैं कि इस शिकार के बहाने हम पहले पूरा ईरान साफ करें, आखिर में देखेंगे इस शिकार का क्या करना है। पठानिया सर। देखिए, ये उनका पर्सपेक्टिव है, बट डिप्लोमेसी जब आप वॉर मोड में आते हैं तो इसका मतलब है कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। और दूसरा भी हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा, ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं है जिसके अंदर आप अपनी फोर्सेस यूज करेंगे। दिस इज बेसिकली इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल हु वर स्टक इन दैट कंट्री बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग वॉर। राइट सर। अभी देखिए कैसे होना चाहिए। देखिए, एम्बेसी के पास हमारे ये जो 10,000 लोग हैं इनकी डिटेल्स होनी चाहिए, होंगी। ये कहाँ पे रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं, और उसके अलावा कितने इनके पास वो लोग हैं जो स्टूडेंट हैं जो वहां पे पढ़ रहे हैं और हॉस्टलों में रह रहे हैं। सबसे पहली जो वल्नरेबल कैटेगरी हमारी है वो स्टूडेंट में। बिकॉज मैं कुछ वीडियो देख रहा था, ये बच्चे वहां पे 18, 20 साल की उम्र के, उसमें JNK भी काफी बच्चे हैं। तो ये लोग कह रहे थे कि हमने 3 दिन से ये सोए नहीं है, इनको खाने को नहीं मिल रहा है। तो वी हैव टू प्रायोरिटाइज इट कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, ग्लोब मास्टर है या प्राइवेट एयरक्राफ्ट हम इकट्ठे कर सकते हैं, उसके बाद एक सेफ एरिया जहां पे हम इनको भिजवा सकते हैं, रास्ते में शायद कभी फायरिंग शायरिंग हो जाए, कोई स्ट्रैफिंग हो जाए, तो ऑल दोस थिंग्स आर टू बी देयर एंड दे हैव टू प्रायोरिटाइज इट, मैचिंग इट विद द रिसोर्सेज दे हैव फॉर इवैक्यूएशन। उसके बाद इन ए वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देखिए, ये नहीं हो सकता है कि अगर ईरान के लोग भाग रहे हैं, वो कभी कोई टर्की जा रहा है, कोई पाकिस्तान में घुस रहा है, कोई कहां घुस रहा है, दैट इज ए वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ ए थिंग। और ये वो लोग करेंगे जो जिनके पास गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, एम्बेसी है जिसके पास इनपुट है, विच इज अवेयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर गोइंग इन द वेरियस एरियाज। तो इसमें ऑप्शन एक तो ये बनता है कि जो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड एरिया है वहां से उनको डिसलोकेट किया जाए टुवर्ड्स द एरिया विच आर कंपैरेटिवली सेफर। उसके बाद अभी हमने ये प्रायोरिटाइज करना है कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पहली प्रायोरिटी दी जाए। उसके बाद जो फैमिली मेंबर्स हैं जो आना चाहते हैं उनको दूसरी प्रायोरिटी दी जाए। तीसरी, उसके बाद जो लोग सिंगल नौकरी कर रहे हैं उनको प्रायोरिटी दी, बिकॉज़ बहुत से लोग होंगे जो वापस आना नहीं चाहते हैं। राइट सर। और दे विल बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ठीक है जी, 2-4 दिन के बाद एवरीथिंग विल फॉल बैक, व्हाई शुड वी स्पेंड आवर मनी एंड मिस ऑन द पे पैकेट एंड सो ऑन। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। राइट सर। तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसको इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, एम्बेसी को काम करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें रिसोर्सेज मस्टर करने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है। वी आर ए वेरी रिच कंट्री and we can muster all those resources where in a 2 or 3 days time, true sir, once we get a safer airfield, इनको हम वापस ला सकते हैं। बट उनको सबसे पहले वहां एयरफील्ड तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए एम्बेसी को काम करना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बड़ा डिफिकल्ट सा मिशन है और एक इतनी आसानी से होगा नहीं। So let's hope people they will do a good job. I'm very positive about it. पटेल सर, पॉइंट टेकन। आर.के. भार्गव, जैसे कि पटेल सर बोले कि दिस इज नॉट अ इजी मिशन फॉर इंडिया एज फार एज रेस्क्यू ऑपरेशन इज कंसर्न। एक मसला सर ये भी है कि सॉर्टीज माइनस कर लिया, डिप्लोमेसी उसको हटा दिया, रोहित सर ने जो एंगल बताया वो सब हटा दीजिए। रेस्क्यू ऑपरेशन 5 दिन से सर ये जंग चल रही है। भारत सरकार इनिशिएशन कब लेगी, कब ये आपको लगता है ऑपरेशन शुरू करने का वक्त आएगा? क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं और जो सिचुएशन वहाँ पे वॉर सिचुएशन है, मुझे लगता है नहीं कि विंडो बहुत छोटी है सर। जैसे रोहित सर ने बोला कि अमित, विंडो, रेस्क्यू विंडो बहुत छोटी है। क्या हम लेट हो गए हैं सर? भार्गव सर।
सिचुएशन में इसको एसेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया, हमें तो नहीं पता था वो कब कर देगा, या ये भी नहीं पता था ईरान कब रिटेलिएट करेगा। हमें ये पता था कि हाँ, इनके बीच में युद्ध होना है, वो आज था, हफ्ते बाद भी हो सकता, 15 दिन बाद भी हो सकता था। इसलिए इस चीज को कहना कि देर है कि जल्दी है, वो हम नहीं कर सकते। हम पहले ज्यादा करके पैनिक भी नहीं क्रिएट कर सकते थे, तो इसलिए ये तो वेट एंड वॉच वाली बात है जिसका कि हमें करना पड़ेगा। अभी दूसरा सवाल ये रहा कि जो वहां पर मैंने जैसे पहले कहा कि जिस हालात में अभी वहां पर युद्ध चल रहा है, उस हालात में आप सोचो कि आम हालात में जिस तरह से रेड क्रॉस वाले या कोई भी गवर्नमेंट अपने आदमियों को मदद पहुंचाती है, वो पॉसिबल होगा? शायद आज की तारीख में वो पॉसिबल नहीं है। अगर हो जाता है तो ये हमारे लिए एक बोनस की बात है। खाली इंडिया नहीं, देखिए बाकी भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, वो भी रेड क्रॉस को जो मैनिपुलेट करते हैं, उसको चलाते हैं, उसके थ्रू वहां पे एड भी भेजते हैं। लेकिन आज की तारीख में उस एड को भेजना, हम अपनी एम्बेसी को मान लीजिए हम फुल चार्ज दे देते हैं, फुल उसको पावर दे देते हैं कि भाई इनको सबको पहुंचा दो, लेकिन पहुंचा कैसे दो? जब वहां पर आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, जब आपकी गाड़ियां नहीं जा रही हैं। वहां पे देखिए, अभी मैं तेहरान की वो देख रहा था, उसमें जो कह रहे थे कि अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है कि सामान होगा लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि दुकान वाले सब अपनी दुकानें बंद करके चले गए। तो ऐसी हालत में सामान कहां से लेकर के उन हिंदुस्तानियों को या हमारे स्टूडेंट के पास तक कैसे पहुंचाया जाएगा? ये प्लानिंग वहां पर जरूर कर रहे होंगे एम्बेसी वाले, क्योंकि जो फंक्शनिंग है वहां पे एम्बेसी की किस तरह फंक्शन होती है, आई एम लिटिल बिट अवेयर कि वहां किस तरह से काम होता है। राइट सर, डेफिनेटली वो कर रहे होंगे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी जारी किए होंगे। हमका सर आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा ग्लिच है आपके ऑडियो जहां में। से उनको एक मिनट जस्ट मोमेंट कि मैं उसको इवैक्यूएट वहां से करें, या उनको जो भी हम वहां पर किसी भी किस्म की एड पहुंचा सकते हैं वहां पर उनको पहुंचाएं, या जहां उनको हम देखभाल कर सकते हैं, ये डेफिनेटली वहां पे उन्होंने एसओपी उनको इशू की होगी। तो ये कह देना कि हम अभी कर देंगे या हमने देर कर दिया, मैं इसके ये कहना चाहिए कि मैं इसको एग्री नहीं करता कि हम ठीक है, फेयर इनफ सर, पॉइंट टेकन। कर देते, जब ये सब होने के बाद भी अगर हम बैठे होते, चुप होते, तो शायद मैं कहता कि देर कर देंगे। चलिए, फेयर इनफ। मैं रोहित सर के पास जा रहा हूं। रोहित सर, आपको यूक्रेन और रशिया वॉर की सिचुएशन याद होगी कि भारत के बहुत सारे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पोलैंड गए थे, वीके सिंह साहब गए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में खुद लीड कर रहे थे, वहां जाके इंडियंस को पिक किया और फिर इंडिया में लेकर आए। जैसा कि भार्गव सर कह रहे हैं कि ही इज अनेबल टू से इज इट लेट और वी आर ऑन टाइम, पहला। दूसरा सवाल सर ये है कि जब भी जंग होती है, जो मित्र राष्ट्रों को सूचित किया जाता है, आपको याद होगा एस जयशंकर ने अमेरिका को और ब्रिटेन को, रशिया को इस बात से वाकिफ कराया था कि हम पाकिस्तान पर हमला प्लान कर रहे हैं। तो क्या इजराइल ने इंडिया से बात नहीं की थी? क्योंकि खबर ये थी कि इजराइल के नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वॉर सिचुएशन समझाई थी 5 दिन पहले। ही कॉल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईरान। तो क्या भार्गव सर कह रहे हैं कि लेट नहीं है, पता नहीं था, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि पता नहीं था भारत को? तो हमें तकरीबन ये आप बोले तो 6 महीने से, राइट सर, लेकिन ये नहीं पता था कि इस दिन होगा। राइट सर, राइट, हमें अंदाजा तो सबका था कि होना है तो होना है, ये तो होना है, लेकिन वो इस तारीख को होगा या बोलिए कि आप जून के एंड में होगा या मिडिल में होगा, जून के स्टार्टिंग में होगा, ये नहीं पता। नेतन्याहू ने बताया था, नेतन्याहू ने डेट नहीं बताई, ठीक है। जैसे हम लोगों ने भी बताया था, भाई हम लोगों ने कौन सा बता दिया था इस लाख को अटैक करने वाले हैं, राइट। तो ये है, लेकिन हाँ एक चीज है कि ईरान में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने के लिए टाइम तो जा ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग यूक्रेन से निकाले थे उस तरीके की अर्जेंसी यहाँ नहीं दिख रही है। वही सर सवाल सर यही था कि वाई देयर इज नो अर्जेंसी। सर सवाल यही था मेरा भार्गव सर से भी। हाँ, इसलिए आप बोलिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, एक जो अटैक करने वाला है इजराइल, वो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, देख लेना। वैसे तो किसी भी एम्बेसी पे बॉम्ब नहीं पड़ा है, लेकिन अगर पड़ेगा भी तो इंडियन एम्बेसी पे तो कभी नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो भी ख्याल रखेगा। हम लोग उनको लोकेशन बता देंगे, यहाँ 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 हमारे लोग हैं, यहाँ मत कर। और वो उनकी भी अपनी इंटेलिजेंस होगी वहां पे। अगर वो ये पता लगा सकते हैं
कि इजराइल की आर्मी की टॉप एलिट कहाँ बैठी है, तो उन्हें ये भी पता होगा कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ है। तो इस एंगल से हम रास्ते में चलते हुए किसी को हम कहाँ या टारगेट पे मारना है, वहीं पे हमारा स्टूडेंट खड़ा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, जैसे यूक्रेन में हो। लेकिन यहाँ पे हम हॉस्टल्स पे और इधर उधर बॉम्ब नहीं पड़ेंगे। आप देखिए कितनी प्रिसिशन बॉम्बिंग है, जहां मीटिंग हो रही थी इजरायली आर्मी के टॉप एलिट की, वहीं पे पड़ा बॉम्ब। टीवी स्टेशन पे पड़ा, जहां उनकी 1 मीटर तक की वो है एक्यूरेसी है, तो वो कहीं दाएं बाएं नहीं पड़ेगा, इतना हमें पता है। लेकिन फिर बच्चे निकालना बहुत जरूरी है। विंग कमांडर के शाह, मैं आपके पास आ रहा हूं। पठान सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जैसा कि रोहित सर ने बोला कि बहुत प्रिसाइज अटैक्स थे, एक सवाल जहन में ये आ रहा है कि आपने जितनी भी मिलिट्री उनकी टॉप लीडरशिप थी उसको मारने का दावा इजराइल कर रहा है, रोहित सर भी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रिटेलिएशन आया है ईरान की तरफ से, उसको देख के लग नहीं रहा सर कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप या उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स या उनकी आर्मी के जो टॉप नॉच लोग हैं वो मर गए हैं। क्योंकि जिस तरह का रिटेलिएशन ईरान ने किया, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ब्रिगेड सुरक्षित है, महफूज है, और एक्शन प्लान ऐसा बना हुआ है क्योंकि किसी को यह नहीं पता था कि इतना हैवी रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आएगा। यू थिंक सो? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, जहां तक मिलिट्री लीडरशिप की बात करते हैं या इनके साइंटिस्ट की बात करते हैं, तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ सेकंड इन कमांड। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है तो उसके नीचे एक सेकंड बंदा होगा, इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी इफ दैट चैप इज किल्ड तो दूसरे वाला टेक ओवर करेगा। सर 12-15 परफॉर्मेंस है पटेल सर, 12-15 बड़े कमांडर्स मारे गए हैं। मुझे तो लगता है सेकंड इन कमांड भी चला गया होगा साथ में। उस कमांड देखिए, जब दूसरा बंदा उस कमांड की जो वाइड को फिल कर लेता है, अल्टीमेटली लड़ाई आर्मी ने करनी है ना। दी राइट, ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये थोड़ा जाके बंदूक लेके जंग में कूदते हैं। दे आर सपोज्ड टू बी डूइंग द थिंग्स एट कंसेप्चुअल एंड डायरेक्शन लेवल के ऊपर है, तो कमांड स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इजराइल की, जो उन्होंने रिटेलिएट किया ईरान ने, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिसका ईरान के बारे में इजराइल को भी पता होगा। एज पर द एस्टिमेट ऑफ नेतन्याहू, इनके पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अभी उनमें से कितनी ये फायर कर चुके हैं, और बाकी जो बैलिस्टिक मिसाइल इनके पास बची हुई हैं उसमें से कितनी सर अभी जो अपडेट सर अभी जो अपडेट है इजरायलियन मीडिया कह रही है सर, वो तो कह रही है कि ईरान के पास 20,000 रॉकेट्स की फ्लीट थी जो लगातार खर्च हो रही है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन सर इफ यू अलाउ मी टू नेम, मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी मारे गए हैं, जनरल हुसैन सलामी हैज बीन किल्ड, ब्रिगेडियर जनरल अमीर सहील हजीजादे ही वाज द सेकंड इन कमांड, he has also been killed in the rocket attack, जनरल गुलाम अली राशिद, जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, जनरल मेहूदी रब्बानी, द अनदर नेम इज मोहम्मद काजमी, मेजर जनरल अली शादमानी। दीज आर द पीपल दोज हु हैव बीन किल्ड इन रॉकेट अटैक्स। तो इसीलिए मेरे जहन में सवाल आया था कि जब आपके 2 दर्जन लोग मारे गए हैं, 2000 टॉप नॉच मिलिट्री पीपल, उसके बाद ऐसा रिटेलिएशन जो हो रहा है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिए। पठानिया सर, देखिए, इनकी अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर हम देखें, इनकी जो बेसेस बनी होती हैं, राइट सर, उनके अंदर ड्रिल्स वगैरह पूरी तरह से सेटअप होती है। उसके बाद एवरीथिंग इज आजकल वो ऑटोमेटिक मोड पे होती है। आपको पता है कि मैंने कितनी मिसाइल दागनी है, वहां पे इनके जो क्रू है वो काम कर रहे होते हैं अंडरग्राउंड बंकर, सारे प्रोजेक्टाइल सेट होते हैं सर, कहाँ किसको जाना है सब सेट होता है। राइट, एग्जीक्यूशन लेवल जो है वो वहां पे होगा जहां पे इनकी मिसाइल बेस होगी। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं ड्रोन्स और रॉकेट जो दागे जाते हैं, क्या रॉकेट तो वहां नहीं पहुंचेंगे बिकॉज रेंज इज टू मच, राइट सर। तो उसके पास इनके पास सेकंड ऑप्शन है ड्रोन्स का। तो ड्रोन्स भी सेल्फ मोड में होते हैं, सेल्फ ऑटोमेटिक मोड के अंदर। राइट सर। उनकी जो यूनिट्स हैं, सब यूनिट्स हैं, दे आर एडुकेटली ट्रेन्ड। राइट सर। टॉप लीडरशिप से फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप टॉप लीडरशिप को खत्म कर दें, बिकॉज दैट्स वेरी डिमोरलाइजिंग फॉर द सोल्जर्स। राइट सर। बट उससे क्या होता है कि जो वॉर वेजिंग कैपेसिटी ऑफ मिलिट्री, दैट डजंट एंड। राइट सर। सो दैट इज द सिचुएशन। ठीक है। अब विंग कमांडर के शाह, मेरा सवाल सर आपसे है, फॉर अ पायलट हु इज फ्लाइंग फॉर अ वॉर जोन,
एक पायलट जो रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान कर रहा है, चाहे वो C-17 ग्लोब मास्टर हो और सम अदर एयरक्राफ्ट, कितना मुश्किल होता है एक पायलट के लिए वॉर जोन में जाना, एयरलिफ्ट करना और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। सर थोड़ा ब्रीफ पे समझाइए, मैं चाहता हूं कि आपके जरिए दर्शक समझे कि इट्स अ डू और डाई सिचुएशन फॉर द पायलट ऑल्सो। सर विंग कमांडर। ये डू और डाई सिचुएशन है पायलट के लिए, इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड हैव क्लियर पैसेज टू लैंड, टाइम to load the passengers, lift the aircraft, come under a safe zone. It's not easy. Right, sir. It's not easy. Very frankly, I say it's not easy. And we don't operate unless we find it is safe. You can't operate Globemaster unless we find it is safe. Because such a big aircraft, sir. बहुत बड़ा विमान है. Yes. Yes. Even if there is a doubt, we will not fly. We will have other means, but certainly big aircraft cannot fly unless there is a positive indication with us that this is safe. राइट सर। रोहित सर, आपके पास 50 सेकंड है सर, एक क्लोजिंग कमेंट मैं चाहता हूं। आने वाले 2 दिनों में सिचुएशन वॉर की क्या देख रहे हैं, एंड इज देयर एनी डिप्लोमेटिक रास्ता, ऐसा कोई डिप्लोमेटिक वे आउट यू कैन सी कि कुछ काम बन जाए, भारतीय लौट आए? 40 सेकेंड्स टू यू सर। रोहित सर। एक चीज के अगले आने वाले 2 दिनों में मैं ये देख रहा हूँ कि वॉर तो नहीं स्टार्ट हो रही, क्योंकि अभी यूएसएस निमित्ज को पहुंचने में भी 72 घंटे के आसपास लगेंगे। Right, और जो एरियल रिफिलर्स इस समय ऑन एयर पे जो वो हैं, हवा में तकरीबन 20 के आसपास प्लेन हैं जो उधर पहुंच रहे हैं, ये Right, पहुंचेंगे, अपना तैयारी करेंगे। लेकिन आने वाले में अगर ये प्रेशर भी डाल रहा है, अगर ईरान मान जाता है अमेरिका की बात, Right, तो sir. सिचुएशन डिफ्यूज हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। विंग कमांडर के शो बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया। एसएस पठाने डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आर के भार्गव सर, थैंक यू सो मच। आपकी जानकारी हमेशा हमारा इंसाइट बढ़ाती है। इस बड़ी खबर को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं। ईरान इजराइल वॉर सिचुएशन क्या है और क्या इसका आउटकम होने वाला है, इसको हम बेहतर तरीके से प्राइम न्यूज़ के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ लेना छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद भी प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है।